Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. Today I'm going to talk about Kohler's theory of insightful learning. हम लर्निंग थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारा डिटेल्स में पावलोव, स्किनर और बिहेवियरिस्ट थ्योरी डिस्कस करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं कोहलर्स थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग पे। तो मैं एक चीज पहले बताना चाहूंगी बिफोर वी मूव ऑन टू इनटू द डिटेल्स अबाउट द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोहलर्स इंसाइटफुल थ्योरी। हमें ये याद रखना चाहिए कि अभी तक जितनी थ्योरीज हम डिस्कस कर रहे थे, थॉर्नडाइक की हिट एंड ट्रायल थ्योरी हो, चाहे वो स्किनर की थ्योरी हो, पावलोव की थ्योरी हो, वॉटसन की थ्योरी हो, जो फोकस था अभी तक वो दिखने वाले बिहेवियर पर था। वो स्टिमुलाई कोई आ रहा है, उसके बदले में कोई रिस्पॉन्स हो रही है। चाहे हम खाना रख रहे हैं फिश के सामने तो फिश लिवर प्रेस करना सीख रही है। ये क्या है? ये दिखने वाला बिहेवियर है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स जो दिख रही है। अब बिल्ली के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, या उसके इंटेलिजेंस लेवल कितनी है, इसकी हमने बिल्कुल बात नहीं की। हम क्या बातें कर रहे हैं? स्टिमुलस है और कोई रिस्पॉन्स है। जब हम पावलोव की कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं तो हम अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं कि बेल रिंग करने से जो स्टिमुलस है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, उससे नेचुरल रिस्पॉन्स कंडीशन हो रहा है, उससे सैलिवेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्स क्या है? सैलिवेशन। तो अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं एजुकेशन में, तो बच्चे की जो हैबिट्स हैं, जो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट उसका जो रिस्पॉन्स है, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अभी तक जितनी भी हम थ्योरीज पढ़ते आए हैं उसमें हम लगातार स्टिमुलस रिस्पॉन्स और इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। हैबिट्स, एसआर बॉन्ड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बॉन्ड कैसे तगड़ा करना है। बार बार ये चीज करेंगे तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, वो बिल्ली के सामने बार बार कैट रखेंगे, उसको लीवर में बंद करेंगे और एक बार में नहीं कई बार ये करेंगे तो बिल्ली लीवर प्रेस करना सीख जाएगी, एसआर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इस तरह की बातें हमने पहले की थ्योरीज में की थी, हिट एंड ट्रायल से सीख रहे हैं। बट यहाँ पे सब जगह जो रिस्पॉन्स है उस पर बहुत फोकस था। जो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो दिख रहा है हमें, जो चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं, बाहरी चीजें हैं, ऑब्जर्वेबल चीजें हैं, उन पर हमारा सारा फोकस था। लेकिन किसी भी लर्नर, तो जो लर्निंग हम सिखा रहे हैं वो भी हम इन्हीं थ्योरीज पे बेस होकर सिखा रहे थे। किसी को गुड हैबिट सिखानी है तो उसको आप प्राइज दो तो वो उसकी वो एसआर बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। किसी को कोई चीज और स्ट्रांग करनी है तो उसको आप एसोसिएट कर दो किसी आर्टिफिशियल स्टिमुलाई के साथ। उसको कुछ सिखाना है, क्लासरूम में लाना है, तो उसको चॉकलेट देना शुरू कर दो, तो चॉकलेट की थिंकिंग की वजह से, चॉकलेट की मेमोरी की वजह से वो क्लास में जाना शुरू कर देगा। ये पावलोव की थ्योरी थी। तो यहाँ पे सारी चीजें, जैसे क्लास में जाना या कोई हैबिट सीखना, ये सारी चीजें दिखने वाली चीजें हैं, ऑब्जर्वेबल चीजें हैं। तो हम जो भी लर्निंग की बात अभी तक कर रहे थे वो सारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर था। कहीं पे भी हमने लर्नर की इंटेलिजेंस, उसकी क्रिएटिविटी, उसके दिमाग की, उसके इमोशंस की, किसी भी चीज की बात नहीं की। तो मतलब अभी तक जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं वो सब बिहेवियरिस्ट थ्योरीज थी। और ऐसा लोगों को लगने लगा कि ये थ्योरीज बहुत मैकेनिकल हैं। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स, क्या हम मशीन्स की तरह है कि हर चीज स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर? क्या इंसान की खुद की कोई दिमाग नहीं है, उसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं है? क्या कोई उसके इमोशंस नहीं है? ये वाले सवाल उठने लगे थे। So people started questioning the behaviorist psychologists that everything about learning, does that revolve only around stimulus and response? Or is learning only about things that are observable or could be seen readily? What about the things that are not observable? What about somebody's intelligence? What about somebody's creativity in his or her mind? What about those things that are not observable? Can't they be learned? Is not learning centered around those unobservable things? So these were the questions that the behaviorists they started facing and actually had no substantial answers to. इसीलिए हम प्रोग्रेस करने लगे कॉग्निटिविज्म की तरफ। मतलब अब लोगों का ध्यान बिहेवियरिस्ट से हटकर आने लगा कॉग्निटिविज्म पे। जैसे कि हमने इस वाली थ्योरी में, ये हिट एंड ट्रायल थॉर्नडाइक की थ्योरी थी कि हमने फिश को रखा था और कैट हंग्री थी और उसने बहुत सारे रैंडम रिस्पॉन्सेस किए और फिर गलती से हिट एंड ट्रायल से उसका जो हाथ था वो लीवर पे पड़ गया और वो बाहर आ गई।
तो उसको बार बार करने पर उसको लीवर प्रेस करना आ गया। तो लीवर प्रेस करना क्या है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, तो जो दिखने वाला बिहेवियर है। तो हमें यहाँ पे क्या सिखाना था उसको? हमें उसे लीवर प्रेस करना सिखाना था और उसने सीख लिया। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी में ऐसी बातों की ही मेंशन हो रहा है। स्टिमुलस है या सेंसेशंस है, जैसे कि कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है वो, तो जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है किसी स्टिमुलस की वजह से, जिसकी वजह से लर्निंग हो रही है, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कौन सी चीजों के बारे में अब तक हम बात करते आए थे, चाहे वो पावलोव हो, स्किनर हो, वॉटसन हो या थॉर्नडाइक हो, या तो हम कह रहे थे लर्निंग हिट एंड ट्रायल से हो रही है जो थॉर्नडाइक ने कहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन से हो रही है, एसोसिएशन से हो रही है जो वॉटसन और पावलोव कह रहे थे, या हैबिट बना रहे हैं हम, हैबिट फॉर्मेशन, शेपिंग, रीइंफोर्सिंग से लर्निंग हो रही है जो कि स्किनर ने कहा था ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बिहेवियरल साइकोलॉजी में डिस्कशन और लर्निंग के बारे में डिस्कशन होता था। सो ऑल दैट discussion about learning in behaviorist psychology has centered around things like hit and trial, bond formation, association, habit formation, shaping, reinforcing through various behaviorist psychologists and the theories propounded by them. So what is between stimulus and response? What the behaviorist psychologists say? It is bond formation, habit formation, shaping, reinforcing. This is what is between the behaviorist psychologists used to say, जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में तो यही चीजें हैं। बट देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट माइंड, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग। व्हाट अबाउट दोज थिंग्स? सो Gestalt psychology started coming into scene. तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सेंसेशन और रिस्पॉन्स के बीच में क्या आ रहा है? परसेप्शन आ रहा है। मतलब अब दिमाग की चीजें आनी शुरू हो गई हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेंसेशन और रिस्पॉन्स और उसके बीच में लिख दिया है परसेप्शन। अभी तक क्या था बीच में? बॉन्ड्स, हैबिट्स, रीइंफोर्समेंट, ये सारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर था। लेकिन अब क्या आ गया? परसेप्शन। मतलब अब कॉग्निटिविज्म, दिमाग की चीजें आनी शुरू हो गई। तो जब हम कहते हैं कि कोई भी स्टिमुलाई आता है, कोई भी सेंसेशन आता है जिसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स होता है, तो उसके बीच में वो जो रिस्पॉन्स हम चाहे सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि उसको सिर्फ रिवॉर्ड मिल रहा है या उसका कोई हम एसोसिएशन कर रहे हैं या हिट एंड ट्रायल है, उसकी वो इसलिए रिस्पॉन्स सीख रहा है इंसान। सेंसेशन और रिस्पॉन्स के बीच की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि हिट एंड ट्रायल, बॉन्ड फॉर्मेशन, वो है परसेप्शन की वजह से कि हर इंसान अपने दिमाग को भी यूज करता है और चीजों को सीखता है और रिस्पॉन्स करता है। तो जब कोई सेंसेशन आता है तो इंसान क्या करता है? अपना परसेप्शन को यूज करता है, वो पूरी सिचुएशन को देखता है, वो पास्ट एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, सिचुएशन को देखना, फिर कोशिश करता है और फिर जनरलाइज करता है और उसको एकदम से आइडिया आता है, और ये सब क्या हो रहा है? उसके दिमाग में, और इसीलिए वो रिस्पॉन्स देना सीख रहा है। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि सब कुछ गलती से लर्निंग हो रही है। पावलोव क्या कह रहे हैं? एसोसिएशन से लर्निंग हो रही है। स्किनर क्या कह रहे हैं? रिवॉर्ड देने से लर्निंग हो रही है। लर्निंग मतलब रिस्पॉन्स देना लर्न हो रहा है। लेकिन Gestalt साइकोलॉजी पहली बार कहती है कि सेंसेशन आते ही लर्निंग या रिस्पॉन्स क्यों हो रहा है? क्या लिखा है बीच में मैंने? परसेप्शन की वजह से। और परसेप्शन की वजह से मतलब मैंने एरो देके नीचे लिखा है कि दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कोई सेंसेशन है, उसकी वजह से अगर हम कोई रिस्पॉन्स सीख रहे हैं तो उसके बीच में खाली हिट एंड ट्रायल, स्किनर और पावलोव की चीजें नहीं है, दिमाग की चीजें भी हैं, परसेप्शन है। यानी क्या? नीचे मैंने एरो देके लिखा है इनसाइट, मतलब हम बहुत सारी चीजों को दिमाग में यूज कर रहे हैं, अपने पुराने एक्सपीरियंस को, अपनी इंटेलिजेंस को, पूरी सिचुएशन को हम ध्यान से देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तब जाकर हम किसी भी रिस्पॉन्स को सीखते हैं। ये शुरुआत हो जाती है Gestalt साइकोलॉजी की। जो Gestalt साइकोलॉजी कहते हैं कि नो, जैसा कि बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहते आए हैं, लर्निंग इज नॉट हिट एंड ट्रायल, इट इज नॉट बाय चांस। बाय चांस जैसे कैट ने लीवर प्रेस कर दिया था ना, वो सही नहीं है बात। कैट ने अपना दिमाग लगाया था, Gestalt साइकोलॉजी कह रहे हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि कैट ने गलती से लिवर प्रेस किया था, बट Gestalt साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि गलती नहीं थी, वो पर्पसफुली था, उसने अपना मीनिंग लगाया था। इन्वॉल्व्स मीनिंग एंड परसीविंग द सेंसेशन। जितना जो उसके सामने फिश रखी, जो सिचुएशन थी, उसको उसने पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया, सोचा, आइडिया लगाया,
पुराना पहले कभी वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसी होगी, उस समय क्या किया होगा, उसने अपना पास्ट एक्सपीरियंस यूज किया, उसने अब आइडिया निकाला, उसको आइडिया आया, प्रॉब्लम उसने सॉल्व की और लीवर को प्रेस करके वो बाहर आके उसने फिश को खाया। तो ये सारी चीजें जो है ये हिट एंड ट्रायल से नहीं हुई है। कैट बाहर आ पाई थी क्योंकि उसने दिमाग लगाया, परसेप्शन यूज किया और दिमाग में बहुत सारी चीजें करी। तो ये कॉग्निटिव है लर्निंग। तो इनसाइट क्या है? जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोलर भी एक जिस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनकी थ्योरी पर आने के पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांजिशन कैसे हुआ। अब एकदम से अगर मैं आपको कोलर की थ्योरी बताऊंगी तो आप बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो हमने पढ़ी और आज जो पढ़ेंगे उसके बीच का कनेक्शन नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा आपको बीच का कनेक्शन एक्सप्लेन करूं कि शुरुआत कैसे हुई, कोहलर आखिर आए क्यों, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए क्यों। उन्होंने इसलिए एक्सपेरिमेंट्स किए क्योंकि अब लोग सवाल खड़े करने लगे थे बिहेवियरिस्ट्स के सामने कि क्या दिमाग का कोई रोल है ही नहीं। तो जिस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट वो लोग थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे जो कहते थे कि कोई भी चीज हम लर्न कर रहे हैं, जैसे कि कैट एक सिचुएशन में फंसी थी थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में। क्या सिचुएशन थी? वो केज के अंदर थी और बाहर फिश थी, उसको भूख लगी थी, उसको जाना था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो लिवर को प्रेस करे और बाहर निकल आए। तो ये जो सारी कहानी थी वो गलती से नहीं हुई थी, उसने दिमाग लगाया था। दिस एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम और गेट एन आइडिया। तो ये जो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आइडिया आता है, इसको कहते हैं इनसाइट। तो इनसाइट हम सब में है और हम इनसाइट को यूज करके अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और चीजों को करना सीखते हैं। तो इंसाइटफुल लर्निंग को बहुत अच्छे से बताया था कोहलर ने। कोहलर performed a lot of experiments and he gave the insightful learning theory. What he actually wanted to say was that we are not learning to do some responses or solve our problems by chance or by hit and trial. Learning is when we try to solve our problems using our intelligence and we get sudden ideas to solve our problems. So it's totally cognitive in nature. तो कोहलर ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे? उन्होंने कुछ मंकीज को लिया, 3 सिचुएशंस में मंकीज को आप देख सकते हैं कि मंकी को एक केज में डाला था और कुछ चीजें रख दी थी, बॉक्सेस, स्टिक्स रख दिए थे और बनानास ऊपर टांग दिए थे। अब मंकी को बनाना चाहिए था, कैसे होता? हिट एंड ट्रायल से कोई लर्निंग नहीं हो रही। मंकी ने पूरी सिचुएशन को देखा, क्या क्या है मेरे पास, किस सिचुएशन में मैं फंसा हुआ हूं, और फिर उसने देखा कि अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर चढ़ जाऊं और इस डंडे को यूज करूं तो मुझे बनानास मिल जाएंगे। तो मंकी ने ऐसे ही किया। तो उसने क्या यूज किया? अब उसके दिमाग में क्या आया? एक आइडिया आया, इनसाइट आई और उसने जो उसके बनानास थे उसको हासिल कर लिया। नेक्स्ट टाइम सिचुएशन बी में क्या किया? कोहलर ने बनाना को और ऊपर टांग दिया। ही इंक्रीज द हाइट एट विच द बनानास वर हंग और वे हैंगिंग। सो इन दिस केस मंकी अप्लाइड सम पास्ट एक्सपीरियंस। अब ये सब चीजें उसके दिमाग में हो रही हैं, हिट एंड ट्रायल से नहीं हो रहा है जैसे बिहेवियरिस्ट्स कहते थे। तो मंकी ने पूरी सिचुएशन को देखा, उसने कहा मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, तो एक के ऊपर एक बॉक्स लगाने से हाइट बढ़ जाएगी और थोड़े से और ऊपर जो बनानास हैं उनको मैं आसानी से ले लूंगा। इसी तरह से हर बार बॉक्स की हाइट बढ़ा के हर बार जब हम ऊपर बनाना रख दे रहे थे तो मंकीज उसको ले रहे थे। तो इस तरह से सिचुएशन में देखा गया कि जो मंकी है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा था। अब इस सिचुएशन में क्या किया? आई एम सॉरी, इट वाज अ चिंपैंजी, इट वाज नॉट अ मंकी, सुल्तान नाम था इसका, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। अब इस सिचुएशन में क्या किया कि इस सुल्तान जो सारे चिंपैंजीज में से सबसे इंटेलिजेंट था, उसको एक केज में रखा और बनानास बाहर रख दिए और उसको स्टिक्स दे दिए। अब फिर से उसने सिचुएशन को पूरा अंडरस्टैंड किया, परसीव किया। मैंने शुरू में कहा था ना, परसेप्शन चीज आने लगी है अब डिस्कशन में। तो परसेप्शन तो दिमाग की चीज है। तो उसने क्या किया? उसने पूरी सिचुएशन को परसीव किया, उसने सोचना शुरू किया कि कैसे मुझे मिल सकता है ये बनाना। फिर एकदम से उसको आइडिया आया, मतलब उसको इंसाइट आई और उसने लकड़ी को बाहर करके बनानास अपनी तरफ ड्रैग कर लिए। अब क्या किया? नेक्स्ट सिचुएशन में हमने बनानास को और दूर रख दिया, तो उसने 2 स्टिक्स को ज्वाइन करके बनानास अपने पास खींच लिए। ये एक्सपेरिमेंट्स और चिंपैंजीज के साथ भी किए, तो देखा कि जिन चिंपैंजीज की इंटेलिजेंस कम थी उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा इस चीज को सॉल्व करने में।
तो इसका मतलब कुछ फैक्टर्स है जो लर्निंग को इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो इंटेलिजेंस, एक तो पास्ट एक्सपीरियंस, और दूसरा यहाँ पे गलती से चिंपैंजी नहीं सीख रहा है बनानास को हासिल करना, वो पूरी सिचुएशन को पहले देख रहा है, क्या क्या अवेलेबल है उसके पास रिसोर्सेज, वो देख रहा है, और फिर उसको एकदम से आइडिया आ रहा है और उस आइडिया को एक बार करके देखता है तो अगली बार भी उस आइडिया को यूज करता है, जनरलाइज करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सारी कहानी दिमाग में हो रही है। तो ये कहना कि गलती से या फिर किस प्राइज देने पर ही चिंपैंजी कोई चीज सीखेगा, ये गलत है। चिंपैंजी खुद बिना प्राइज के, बिना गलती से, बिना हिट एंड ट्रायल से भी चीजों को खुद अपना दिमाग लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करना या लर्न करना सीख रहा है। दिस इज कॉल्ड यूजिंग इनसाइट एंड दिस इज कॉल्ड इंसाइटफुल लर्निंग। तो इनसाइट क्या है? पहले एक प्रॉब्लम आती है, उसको हम देखते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं। जो चिंपैंजी था उसके सामने एक प्रॉब्लम थी, बनानास बाहर थे, तो वो प्रिपेयर कर रहा है, वो देख रहा है, परसीव कर रहा है क्या क्या है मेरे पास। फिर उसको इंक्यूबेशन, थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको, वो समझने की कोशिश कर रहा है, फिर एकदम से उसको आइडिया आता है, दैट इज इनसाइट, और फिर वो उसको यूज करके देखता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वेरिफिकेशन, वो वेरीफाई करके देखता है, और फिर वो उसको जनरलाइज, मतलब अब वो सीख जाता है। अब नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में वो पड़ेगा तो वही इनसाइट वो यूज करेगा। तो यूरेका हम सबने सुना है कि आर्किमिडीज जो था, उसने आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे पता किया था? ही वॉज लाइंग नेकेड इन अ बाथटब एंड सडनली ही गॉट द आइडिया, ही गॉट द सोल्यूशन, एंड दैट इज हाउ ही वॉज शाउटिंग यूरेका यूरेका। तो मतलब उसको एकदम से जो चीज वो बहुत दिन से सोच रहा था, वो एकदम से उसको उसका आंसर मिलता है, मतलब आइडिया आता है। सो दैट इज व्हाट ही वाज शाउटिंग एज यूरेका। इसीलिए इंसाइटफुल लर्निंग को हम यूरेका भी बोलते हैं। तो एकदम से जो आइडिया आता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो होती है हमारी इंसाइट। तो इंसाइटफुल लर्निंग में पहले क्या स्टेप होती है? प्रिपरेशन। जब हम सारे मटेरियल्स को देखते हैं, सोचना शुरू करते हैं, पुराने पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है उसको सोचते हैं, फिर हम थोड़ी सी मुश्किल में पड़ते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम फेल होते हैं, बट हम कोशिश करते जाते हैं, फिर एकदम से थर्ड स्टेप है इनसाइट, हमें आइडिया आ जाता है, दैट्स द यूरेका मोमेंट। और उसके बाद हम उसको, उस आइडिया को वेरीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो सक्सेसफुल हो गया, फिर हम सीख जाते हैं। तो ऐसे ही चिंपैंजी जो था, उसने पहले पूरी सिचुएशन को देखा, प्रिपरेशन की उसने, फिर उसने कोशिश की होगी, उसे नहीं मिले होंगे बनानास, फिर उसको एकदम से आइडिया आया और उसने बॉक्स रखी और बॉक्स के ऊपर चढ़ के बनाना को ले लिया। और फिर जब एक बार ले लिया तो सेकंड टाइम जब बनानास की हाइट बढ़ा दी, वेरीफाई हो गया ये, तो उसने उसको जनरलाइज कर दिया। मतलब एक बार जब वो सीख गया तो उसने दूसरी सिचुएशन में भी सेम आइडिया को यूज कर लिया। तो ये क्या है? इंसाइटफुल लर्निंग। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? दिमाग यूज हो रहा है, परसेप्शन यूज हो रहा है, पूरी सिचुएशन को देख के, समझ के, पूरी होल सिचुएशन को देख के, समझ के हम आइडिया लगा रहे हैं। तो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इसी का नाम है, जिसमें हम ये कहते हैं, जिसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कोई भी सिचुएशन है हमारी लाइफ में, उसको हम अलग अलग नहीं देखते हैं, हम पूरी सिचुएशन को एक साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पे रोज का एक फ्लावर बना हुआ है, उस पे रोज में देखिए बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसकी पत्तियां भी हैं, उसकी स्टेम भी है, उसके पेटल्स भी हैं, लेकिन रोज जो है, जब हम रोज की बात करते हैं तो वो अलग अलग पार्ट्स से कहीं ज्यादा है, उसमें उसकी खुशबू है, उसकी सुंदरता है, वो फ्लावर है। तो मतलब जो टोटल चीज है, जो होल है, वो उसके पार्ट्स से कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम अलग अलग उसके पार्ट्स को देखें तो उनकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन जब उसके पार्ट्स मिलके कोई एक चीज बनती है तो उसकी अलग ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज बन के निकलती हैं। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में हम कैसे सिचुएशन को देखते हैं, पूरी सिचुएशन को हम अच्छे से देख के कुछ एक समझ बनाते हैं, और तभी हमें आइडियाज आते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हम अलग अलग चीजों को नहीं देखते हैं। तो चिंपैंजी ने सिर्फ डंडा नहीं देखा, बॉक्स नहीं देखे, उसने पूरी सिचुएशन को टोटली देखा कि इस पूरी सिचुएशन में मैं बॉक्स के ऊपर चढ़ के डंडे को यूज करके बनाना ले सकता हूं। तो मतलब वी आर परसीविंग द होल सिचुएशन एंड द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। दिस इज जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल। तो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी डज नॉट फोकस ऑन स्मॉल कंपोनेंट्स। वो खाली एक बिहेवियर,
जैसे थॉर्नडाइक का खाली एक बिहेवियर था, लीवर प्रेस करना, या स्किनर का खाली एक ही प्रिंसिपल था, रीइंफोर्स करना, रिवॉर्ड देना। इन छोटी छोटी चीजों पर जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी डिस्कशन नहीं करता है। वो कहता है ये बातें बहुत छोटी हैं। रियलिटी में हम सिचुएशंस में अपना दिमाग यूज करते हैं, हम पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखते हैं और हम सारी चीजों का यूज करते हैं, हम पास्ट एक्सपीरियंस का भी यूज करते हैं और पूरी सिचुएशन को देखने के बाद हम अपने दिमाग को लगा के, इनसाइट लगा के, आइडिया लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी फोकसेस ऑन सीइंग द होल सिचुएशन। तो बच्चा लर्निंग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि उसने गलती से लर्निंग करनी सीख ली, या उसको हम कोई प्राइज दे रहे हैं तभी, या कुछ अच्छी चीज से एसोसिएट कर रहे हैं तभी वो सीख रहा है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं एनवायरनमेंट में और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। सारी चीजों का सम टोटल देख के, समझ के, वो अपने आइडियाज को, अपने दिमाग को लगा के लर्निंग कर रहा है। उसकी इंटेलिजेंस, उसके पास्ट एक्सपीरियंस, उसकी इंसाइट, सारी चीजें काम कर रही हैं और ये सब होता है दिमाग में। जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी के कुछ लॉज हैं कि कैसे हम चीजों को देखते हैं, वो कुछ उसके लॉज बने हुए हैं। हमारा ये नेचर है कि हम हमेशा जो चीजें पास होती हैं उनको एक ग्रुप मान के चलते हैं। जैसे कि आप देखो, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी लिखा है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बॉक्सेस हैं, लेकिन हमने इनको 2 ग्रुप में देखते ही बांट दिया, क्योंकि जो 9 बॉक्सेस हैं वो पास में रखे हुए हैं। तो ऐसा हमारी, तो जो मैंने आपको बताया, जिस्टॉल्ट का मतलब होता है पूरी सिचुएशन को परसीव करना। तो ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी होती है कि जब हम किसी सिचुएशन को परसीव करते हैं एज अ होल, जब हम उसको समझते हैं, तो हमारे कुछ नेचुरली कुछ तरीके ऐसे हैं कि जो पास पास लोग बैठे होते हैं उनको हम एक ग्रुप समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में हमने 2 ग्रुप समझ लिए, जबकि ये अलग अलग बॉक्सेस हैं, बस थोड़े से पास रखे हुए हैं तो उनको एक ग्रुप में समझ लिए। लॉ ऑफ क्लोजर, अब यहाँ पे 3 कर्व्स हैं, लेकिन हमारी आदत है कि हम इन तीनों कर्व्स को एक ओवल, हम उसको ओवल से रिलेट कर रहे हैं कि बस थोड़ा थोड़ा ओवल में छूट गया है, बल्कि यहाँ पे कोई ओवल शेप नहीं है। वो हमारे दिमाग की आदत है कि हम उनको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ क्लोजर कि हम ऐसी अगर डॉट्स बनी हो तो उनको, उनमें हम सर्कल ढूंढ लेंगे या ओवल शेप ढूंढ लेंगे। लॉ ऑफ सिमेट्री, हम हमेशा कोशिश करते हैं चीजों को एकदम इक्वली डिवाइड करने की। ऑफ लॉ ऑफ कॉमन फेट, अब यहाँ पे देखिए सारे इधर जा रहे हैं, एक उधर जा रहा है, तो हम प्रेफर करेंगे इधर जाना, मतलब लॉ ऑफ कॉमन फेट कि सब कुछ इधर ही होना चाहिए। तो इसी तरह से आप देखिए लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, अब यहाँ पर हमारी आदत है कि हम जो सिमिलर दिखने वाले लोग हैं उनको एक ग्रुप में हम करते हैं। जैसे ट्राइंगल्स हैं तो वो एक साथ होंगे। क्लोजर, लॉ ऑफ क्लोजर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल सा दिख रहा होगा, जबकि ट्राइंगल नहीं है, 3 अलग अलग शेप्स हैं, लेकिन उसके बीच में हमें एक कंप्लीट पिक्चर बनाने की आदत सी है या ढूंढने की आदत सी है। कंटिन्यूअस, अब आप याद देखें यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, लेकिन हमें इन शेप्स के बीच में एक लाइन जाती हुई सी दिख रही है। तो ये हमारी आदत है कि हम जो है चीजों को इस तरह से परसीव करते हैं। तो कुछ जिस्टॉल्ट के ये प्रिंसिपल्स हैं। फिगर एंड ग्राउंड, अब आप देखिए, हमारी आदत होती है कि जो लाइटर बैकग्राउंड, जो लाइटर इमेज होती है उसको हम बैकग्राउंड समझते हैं, डार्कर को हम मेन हमेशा सामने वाला समझते हैं। जैसे कि फिगर एंड ग्राउंड में जो पहली वाली इमेज है उसमें हमें लगेगा कि जो बीच वाला पार्ट है वो डार्क है तो वो सामने है, बाकी बैकग्राउंड है। तो ये हमारे कुछ ऐसे, और हम जो सेकंड वाले पिक्चर में ऐसा हम फील कर रहे हैं कि बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है, वो मेन फिगर है क्योंकि वो बड़ी है और डार्कर है। तो इस तरह से हमारी कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स बने हुए हैं चीजों को परसीव करने के लिए। तो अब तक हमने क्या सीखा कि चीजों को हम पूरा परसीव करते हैं, फिर परसीव करने के बाद हमारे दिमाग में बहुत चीजें होती हैं, हम आइडियाज निकाल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं और इस तरह से हम लर्न करते हैं चीजों को। तो वो जिस्टॉल्ट क्या रोल प्ले कर रहा है? जिस्टॉल्ट इज हाउ वी लुक एट द सिचुएशंस। उसके कुछ लॉज दिए हुए हैं जो विजुअल चीजों को देखने, परसेप्शंस के लिए कुछ लॉज बने कि हमारी एज ह्यूमन बीइंग्स हम सबके कुछ कॉमन तरीके हैं चीजों को देखने के। तो हमने क्या सीखा जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी में या इंसाइटफुल लर्निंग में, और क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं?
कि जब हम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो खाली स्टिमुलस रिस्पॉन्स और एसआर बॉन्ड और हैबिट और प्राइज देना, रिवॉर्ड देना या हिट एंड ट्रायल से लर्निंग होना या कोई एसोसिएशन हो जाना ही लर्निंग नहीं कर रहा है। लर्निंग के लिए जरूरी है दिमाग का होना, इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सारी कहानी हो रही है। बच्चे जो है पूरी सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद उनके दिमाग में आइडियाज आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इंसाइट लगाते हैं और इस तरह से वो कोई रिस्पॉन्स करना सीखते हैं या कोई चीज लर्न करते हैं। तो लर्निंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉग्निशन। लर्निंग में कॉग्निशन आ रहा है, दिमाग का रोल है। तो जरूरी है, क्या चीज जरूरी है, हमने जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी है, मतलब सिचुएशन को परसीव करना है। अब जब हम परसीव करने का मतलब, आप बच्चों को ऐसी सिचुएशंस में रखिए और उनको खूब सारे मटेरियल्स दीजिए और कोई प्रॉब्लम दे दीजिए। अब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपनी सिचुएशन को देखेंगे, अगर आप और क्या क्या अवेलेबल है रिसोर्सेज वो देखेंगे और फिर वो कोशिश करेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो एक दो बार फेल होंगे लेकिन फिर एकदम से उनको आइडिया आएगा और वो चांसेस है कि उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मटेरियल्स ही नहीं देंगे तो फिर वो क्या एनालाइज करेंगे, वो सिचुएशन में क्या देखेंगे। चिंपैंजी को भी जब आपने केज में रखा था और उसको बनाना चाहिए तो आपने बॉक्सेस और स्टिक्स तो दिए थे ना। तो एज अ टीचर हम अगर चाहते हैं कि बच्चे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, अपना आइडियाज लगाएं, इंसाइट लगाएं, तो कुछ रिसोर्सेज तो हमें भी उन्हें देने पड़ेंगे। कुछ बुक्स, कुछ क्रिएटिव वीडियोस, कुछ म्यूजिक, कुछ लेक्चर्स, कुछ मटेरियल्स तो हमें भी उन्हें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज। तो हमेशा वो रिसोर्सेज एज टीचर्स प्रोवाइड करिए ताकि बच्चे जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसाइट लगा रहे हैं, तो दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू यूज एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। जस्ट एज द चिंपैंजी हैड स्टिक्स एंड बॉक्सेस टू गेट देयर बनानास, वैसे ही। सेकेंडली, अलाउ अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप दीजिए बच्चों को करने ताकि वो अपनी दिमाग को यूज करें, ब्रेनस्टॉर्म कराइए, रेडीमेड आंसर्स मत दीजिए, पहले के एक्सपीरियंस को यूज करने दीजिए। मतलब एक बार उन्होंने कोई पजल करी तो उस पे बेस्ड दूसरी पजल दीजिए ताकि वो प्रीवियस नॉलेज को भी यूज कर पाए। हिंट्स और क्यूज उनको दीजिए, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग इंकरेज कराइए और पूरी सिचुएशन को देखने दीजिए। बच्चे को ऐसी सिचुएशन में डालिए कि वो खुद देखे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। तो आप इसमें कुछ भी आप प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं बच्चों को, कुछ सिचुएशंस दे सकते हैं कि व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन, सपोज देयर इज एन अर्थक्वेक, व्हाट विल यू डू इन दैट, सो यू कैन स्टेज दैट फॉर द स्टूडेंट्स। आप ऐसा रोल प्लेइंग में करवा सकते हो। और इन सब चीजों से क्या होगा कि आप फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहे होगे। तो हर चीज चॉकलेट के लालच से या क्लासरूम को सजाने की वजह से बच्चा क्लास में आ रहा है या गलती से वो सीख जा रहा है, हिट एंड ट्रायल, ऐसा नहीं है। आपको इनकरेज करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, कि वो पूरी सिचुएशन को देखे, परसीव करे, जिस्टॉल्ट यूज करे, इंसाइट यूज करे, आइडियाज लगाए, ब्रेनस्टॉर्म करे और सॉल्यूशंस पर आए और इस तरह से उसकी लर्निंग हो। सो यू हैव टू involve cognition of a child, and these all theories they helped in studying intelligence, perception and more cognitive processes involved in learning, which was much ignored. पहले ये सारी चीजें बहुत ignored थी और ऐसा माना जाता था behaviorist psychologist का तो बहुत ही robotic जैसा उनकी थ्योरीज आने लगी थी कि हर चीज रिवॉर्ड की वजह से हो रही है, हर चीज हिट एंड ट्रायल से हो रही है। तो जिस्टॉल्ट ने साइकोलॉजिस्ट, स्पेशली कोहलर ने बात की इंसाइट की, जिस्टॉल्ट की, परसीविंग द होल सिचुएशन, एंड होल सिचुएशन इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। तो ये वाली बातें जो हैं वो जिस्टॉल्ट साइकोलॉजी में आती हैं और हमारे लिए बहुत यूजफुल है। यहीं से शुरुआत होती है कॉग्निटिविज्म की, या हम कह सकते हैं कि पूरा एक रेवोल्यूशन आता है बिहेवियरिज्म से कॉग्निटिविज्म का। तो आगे हम और थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि कॉग्निटिविस्ट थ्योरी हैं, कुछ बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट का मिक्सचर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, एंड ये सारे वीडियोस एंड लेक्चर्स मैं अपनी इस चैनल पर इस प्लेलिस्ट में पोस्ट करती जाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स ऑन द टॉपिक लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।